आज हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण और अनुवाद विषय पर। ये MATS 1 अनुवाद सिद्धांत और परंपरा का एक विषय है और उस विषय के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हैं वे हैं विश्वग्राम की संकल्पना, यानी द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज। दूसरा प्रमुख विषय है आज की चर्चा का वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तीसरा बिंदु है वैश्विक बाजार एवं अनुवाद, ग्लोबल मार्केट एंड ट्रांसलेशन। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अनुवाद, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड ट्रांसलेशन। उसके अतिरिक्त हम वैश्विक साहित्यिक संप्रेषण की चर्चा करेंगे, ग्लोबल लिटरेरी कम्युनिकेशन या ग्लोबल लिटरेरी डायलॉग की चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रसार और अनुवाद की, और हम पीटर न्यूमार्क की इस अवधारणा पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, नो ग्लोबल कम्युनिकेशन विदाउट ट्रांसलेशन। तो संक्षेप में चर्चा के प्रमुख बिंदुओं की मैंने बात की, और हम फिर चर्चा आरंभ करने से पहले आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह है वैश्वीकरण और अनुवाद, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन। और ये MATS 2 पाठ्यक्रम अनुवाद सिद्धांत एवं परंपरा, ट्रांसलेशन थ्योरी एंड ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ विषय है। तो जैसा मैंने कहा कि विश्वग्राम की संकल्पना के साथ अनुवाद कैसे जुड़ता है, विश्वग्राम में अनुवाद कहाँ स्थान पाता है और ये किस रूप में अनुवाद की उपयोगिता और उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करें। लेकिन उसके पहले हमें ये तो जानना होगा कि विश्वग्राम क्या है, व्हाट इज ग्लोबल विलेज। जैसा हम जानते हैं कि 1990 के दशक में, बल्कि ठीक कहें कि जब वैश्विक स्तर पर दो महाशक्तियों के स्थान पर एक ही महाशक्ति रह गई, और उसके साथ साथ जब कोल्ड वार का एरा खत्म हो गया, यानी शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया और एक विश्व शक्ति का विघटन हो गया, सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो पूंजीवाद चारों तरफ अपना प्रभाव जमा चुका था। और पूंजीवाद के इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, वे अवश्य जानते होंगे कि कैपिटलिज्म के दो फेजेस हैं और उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो न्यू कैपिटलिज्म है और दूसरा है ओल्ड कैपिटलिज्म। न्यू कैपिटलिज्म में इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद के साथ साथ विकास भी जुड़ता है, और जो प्राचीन पूंजीवाद है यानी ओल्ड कैपिटलिज्म है, उसमें पूरी तरह से व्यक्तिवाद या पूंजी का वर्चस्व से उपस्थित होता था। लेकिन ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जब आया तो क्या था कि पूरी दुनिया को ही एक गांव मान लिया, मतलब कोई कहीं से भी सामान की खरीद फरोख्त कर सके, कोई कहीं भी आवागमन कर सके, निश्चित रूप से कुछ शर्तों के अनुसार। इसका अर्थ है कि दीवारों को तोड़ने की कोशिश थी। एक सकारात्मक पक्ष भी था और उसका नकारात्मक पक्ष भी था। कोई भी जब दौर शुरू होता है, कोई भी जब कार्यकलाप होने लगते हैं, कोई फेनोमेना डेवलप होता है, तो उसकी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होती है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होती है। तो ये जो ग्लोबल विलेज बना
तो ग्लोबल विलेज कहाँ से कैसे शुरू हुआ, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि चर्चा हमारी इस पर केंद्रित है अनुवाद के संदर्भ में, लेकिन संक्षेप में कुछ बिंदुओं की ओर आपको का ध्यान से आकृष्ट करना चाहिए। वो ये कि जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है वो जी जो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैट निर्मित हुआ, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी, उस संदर्भ में ये देखने की कोशिश हुई कि पहले विश्व के अधिकांश देशों ने समझौते किए, संधियों पर हस्ताक्षर किए कि वो ट्रेड जो है आपस में करेंगे, व्यापार करेंगे, और उसके धीरे धीरे स्थायित्व प्राप्त करने के बाद उसी 1990 के दशक में उसके बीच में पहुंचते पहुंचते जब हम देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था का जन्म होता है। इसका अर्थ ये है कि एक छतरी के नीचे आकर के, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी देश व्यापारों को लेकर के, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक दूसरे से मुक्त रूप में वो संवाद स्थापित करने लगे, और यहीं से शुरू होती है ग्लोबल विलेज की अवधारणा। लेकिन ये तो 1990 की कहानी है। भारत की स्थिति क्या है? भारत में पहले से ही विश्व ग्राम की संकल्पना मौजूद थी। हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम, तो वसुधा ही है, पूरी पृथ्वी ही वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार, और उसमें हम कोई अंतर नहीं देखते हैं। जहाँ का भी कोई नर हो, प्राणी हो, नर नारी, सभी वो एक दूसरे के साथ साहचर्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वे एक दूसरे के हित संरक्षण की बात करते हैं। तो एक तरह से कहें कि हमारी जो संकल्पना हजारों वर्ष पहले थी, उसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस दौर में समझा जाने लगा 1990s के आसपास। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है वैश्वीकरण और आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के ये सब मूलतः राजनीति विज्ञान के विषय हैं, लेकिन यहाँ भी संक्षेप में चर्चा करनी जरूरी है कि जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो कितना लिबरल, किसी भी एक्सटेंट तक। एक होता है लेजेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति, यानी इतनी उदारता कि उसमें राज्य, शासन अथवा बाजार कोई नियंत्रण नहीं करेगी। ये हस्तक्षेप की नीति होती है, लेजेस फेयर होता है। लेकिन आज तक ये केवल संकल्पना है, वास्तविक परिघटना नहीं है। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इतनी छूट कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र नहीं दे सकता है जितनी इसमें कही जाती है। और उसी संकल्पना के तहत एक प्रसिद्ध कथन हम बार बार याद करते हैं, वो है जॉर्ज स्टुअर्ट मिल का, वन इज फ्री टू डू व्हाटएवर। असल में वन तो मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं मैन इज फ्री व्हाट ही वांट्स टू डू ऑन हिज माइंड एंड बॉडी। लेकिन अब क्योंकि जेंडर सेंसिटिव पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए, उनके कहने का अभिप्राय जब वे कहते हैं मैन इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू, मैन इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू ऑन हिज माइंड एंड बॉडी, तो उनका अभिप्राय केवल पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष सभी से। ये मनुष्य जो कुछ भी करना चाहे, व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहे अपने शरीर और मस्तिष्क के साथ करने के लिए स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र। ये एब्सोल्यूट फ्रीडम केवल यूटोपिया है, एक अवधारणा है, ये वास्तव में घटित होती नहीं। इतनी पूर्ण स्वतंत्रता संभव ही नहीं है,
मिल ही नहीं सकती है, और ना कोई राष्ट्र दे सकता है, ना कोई समाज दे सकता है, ना कोई अर्थव्यवस्था दे सकता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ न कुछ नियंत्रण लगता है। तो ये जो लिबरलाइजेशन है, जो उदारवाद है, वो कहाँ से जुड़ता है? वो ये है कि इसको हम समझे कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन, जीपीएम या प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तीनों को किसी क्रम में रखें, वही निजीकरण, उदारवाद, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों एक दूसरे के पूरक बनकर के। और इसकी मूल संकल्पना क्या थी? वास्तव में बाजार का आधिपत्य था। धीरे धीरे जो शासन है, गवर्नमेंट है, उसका रोल धीरे धीरे सीमित होने लगा, और सरकार ने अपनी जो मजबूत पकड़ है उसको थोड़ी ढीली की, और अर्थव्यवस्था के प्रसार के साथ साथ विश्व की संकल्पना एक ग्राम के रूप में जब आई, तो एक दूसरे देशों में स्वतंत्र आयात निर्यात कुछ सीमित शर्तों के साथ होने लगे, और एक जगह की वस्तु दूसरी जगह मुक्त रूप में, मुक्त हस्त से वितरित होने लगी, निर्मित होने लगी, उसका प्रोडक्शन, सेल, ये सब होने लगा। देशों की एग्जिम पॉलिसी बदली, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी जो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, यानी आयात निर्यात विश्व की बदली। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कहाँ से जुड़ता है? ये आप कहना चाहेंगे कि हम इसकी चर्चा इतनी देर तक कर रहे हैं, तो आखिर अनुवाद कैसे जुड़ता है? कहना ना होगा कि विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, और पूरी दुनिया में अगर हम इस तरह से भी देखें तो किसी एक भाषा का वर्चस्व नहीं। ये सही है कि अंग्रेजी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहली तो जाहिर सी बात है, चीन की जनसंख्या ज्यादा है तो चीनी लोग बोलते हैं, लेकिन दुनिया में नहीं, चीन में ही सीमित थी। और तीसरे स्थान पर हिंदी आ जाती है। कभी कभी ये बदलाव हो जाता है, कभी कभी ऐसा आया है कि हिंदी ने दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया है, लेकिन ये सच है कि दुनिया के अनेक देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। तो अब उस भाषा से अंग्रेजी में या वहां की स्थानीय भाषा में कैसे संवाद स्थापित हो? उदाहरण के लिए, भारत का कोई व्यक्ति जाता है और विश्व के किसी देश में अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो किन लोगों का सहारा लेगा? वहाँ के श्रमिक होंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के लोग हैं वो वहीं के होंगे। ज्यादातर यहाँ से तो जोड़ा नहीं जा सकता, या इसके विपरीत विदेश से कोई संस्था आती है और भारत में कोई संगठन आता, भारत में व्यापार करना चाहता, तो क्या करेगा? यहाँ के लोगों को। और ये संभव ही नहीं है कि नेटिव लैंग्वेज, नेटिव स्पीकर्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो व्यापार है, ट्रेड, ये फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा? स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, नेटिव लोगों के साथ, स्थानीय देशज लोगों के साथ देशज भाषा में संवाद करना। आप याद करें एक दौर, मैं यहाँ किसी टेलीविजन संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक दौर था कि एक टेलीविजन समूह ने अंग्रेजी में अपना यहाँ पैर जमाया, और धीरे धीरे जब उनको लगा कि अगर यहाँ की जनता तक पहुंचना है, तो धीरे धीरे उनके अधिकांश चैनल स्थानीय भाषाओं में, ना केवल हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, ये चैनल बनने लगे। तो क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि स्थानीय लोग उससे जुड़े
उनका व्यापार बढ़ने लगा। जब तक किसी को उसकी भाषा में नहीं बताया जाएगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस संदर्भ में बिना समझे हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं, व्यापार की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकती है और इसकी गति ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय लोगों से संपर्क के लिए स्थानीय भाषा का, और उसमें संप्रेषण कैसे संभव है? तो भाषी के बिना, इंटरप्रेटर के बिना, एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन के बिना ये संभव ही नहीं। तो इस दृष्टि से ये बात फिर से रेखांकित होती है कि वैश्वीकरण की पूरी संकल्पना, वेरी आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज indispensably related to be executed with the help of translation, यानी अनुवाद के सहयोग से ही ये संभव है। अभी मैं बता रहा था कि जो विश्व ग्राम की संकल्पना है उसको मूर्त देने में, उसको एक्चुअलाइज करने में कम्युनिकेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, संप्रेषण। और वह संप्रेषण अनुवाद के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर देश की, हर समाज की अपनी आवश्यकता होती है, उसके भाषा भाषी लोगों की अपनी मानसिकता होती है, और बाजार की प्रकृति है कि उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे कंज्यूमर फील को एड्रेस किया जाए। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी भाषा में उनको समझाया जाए, उनका मोह जीता जाए, ध्यान आकृष्ट किया जाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यह आवश्यक है कि उसी भाषा में संवाद हो, और वो संभव है अनुवाद के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अनुवाद, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ट्रांसलेशन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। प्राय हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जो डेलीगेट्स मिलते हैं, डेलीगेशंस जाते हैं, जो प्रतिनिधिमंडल जाता है, या जो राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, राजनयिक जाते हैं और उस देश में भी रहते हैं, तो क्या यह संभव है कि बिना अनुवाद के ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाए और खत्म हो जाए? लगभग असंभव, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी दोनों राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के लोग एक भाषा, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन तब भी उनके जो हार्ट सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके वे ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें इतना अंतर होता है कि जब हम अपनी मौलिक भाषा में बात करते हैं तो हमारा जो अभिव्यक्ति का तरीका होता है वो भिन्न होता है, और जब हम एक आयातित भाषा, एक जो इम्पोर्टेड लैंग्वेज है या इम्पोज्ड लैंग्वेज है, जब हम उसमें बात करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति की शैली बदल जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दो भाषा भाषी राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कभी कभी बिचौलिए के रूप में जो भाषिया होता है वो भूमिका निभाता है, और इस भूमिका के साथ साथ वो ऐसी स्थिति में ले आता है, कभी कभी संबंध बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाते हैं। जो ट्रांसलेटर है यानी इंटरप्रेटर है, कभी कभी वो अपने ढंग से कुछ नया जोड़ देता है कि वो बिगड़ते रिश्ते भी बन जाते हैं, और कभी इसके उलट भी हो जाता है। अगर इंटरप्रेटर अच्छा इंटरप्रेशन नहीं कर पाता है तो यह समस्या हो जाती है कि कभी कभी रिश्तों में
खटाई पड़ जाती है, रिश्ते तल्ख हो जाते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि एक जो परिधि है उसमें सैकड़ों देश शामिल हैं और सैकड़ों देशों के बीच संवाद सिर्फ अनुवाद के माध्यम से ही हो सकता है। जो दो द्विपक्षीय समझौते होते हैं, बायलैटरल, मल्टीलैटरल और इवन यूनिलैटरल जो रिलेशंस भी होते हैं अंदर देश के अंदर, जो दो राज्यों के बीच में होते हैं, उसमें भी अनुवाद की बड़ी भूमिका है। आप देखें कि जो दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, जो हाई कमीशंस हैं, उसमें जो अधिकारी शामिल होते हैं उनको किस रूप में ये बताया जाता है, डिप्लोमेसी कैसे सिखाई जाती है, हाउ टू यूज लैंग्वेज एंड हाउ टू कम्युनिकेट फीलिंग्स, हाउ टू एक्सप्रेस व्यूज। ये कितने सीमित और सदे हुए शब्दों के साथ बात करते हैं और जब उनकी भाषा में संप्रेषित करना होता है और सजगता होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन में, उसको स्थायी रूप से महत्व प्रदान करने में, उसको सुदृढ़ बनाने में ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। अनुवाद के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छी तरह से निर्मित नहीं हो पाते हैं, कार्यान्वित नहीं हो पाते। अब हम संक्षेप में चर्चा करते हैं वैश्विक साहित्यिक संवाद। जो लिटरेरी डायलॉग होता है, यानी एक भाषा, एक देश की भाषा से दूसरे देश की भाषा के साथ साथ उसके साहित्य का भी जो परिचय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुवाद के माध्यम से होता है। अगर अनुवाद नहीं होता, हम अलग विषय के रूप में इसकी चर्चा करेंगे, आइडिया ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, यानी विश्व साहित्य की संकल्पना। लेकिन यहाँ फिलहाल हम ये बता दें कि अगर अनुवाद नहीं होता तो दुनिया भर के साहित्य एक देश से दूसरे देश में पहुंच ही नहीं पाते, सही ढंग से वो अभिव्यक्त ही नहीं हो पाते, उनको समझना ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी खराब अनुवाद के कारण किसी देश के साहित्य के बारे में हमारी अवधारणाएं भी गलत बन जाती हैं। तो इसलिए अनुवाद सबसे पहला कार्य ये करता है कि एक दूसरे देशों के साहित्यों को तीसरी जगह पहुंचाता है, यानी उनमें वैश्विक आदान प्रदान करता है। ये एक बड़ी सार्थक भूमिका है उसकी। इसके अतिरिक्त फिर हम चर्चा करते हैं कि जैसे विश्व की प्रमुख ज्ञानात्मक कृतियां, उदाहरण के लिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, या मॉडर्निज्म है, या भारत के संदर्भ में शून्यवाद, रहस्यवाद, नव रहस्यवाद इत्यादि जो भी अवधारणाएं हैं, अद्वैतवाद, ये जो अवधारणाएं हमारी हैं वो दुनिया के देशों में कैसे फैली, सिर्फ अनुवाद के माध्यम से। इसी तरह से दुनिया भर में जो संकल्पनाएं बन रही हैं, रिसर्चेज बन रहे हैं, मेडिसिन बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनुवाद के माध्यम से पहुंचती है। अन्यथा और कोई कारण नहीं है कि दुनिया भर में ये एक तरह का संवाद कौशल निर्मित हो सके। यह आवश्यक नहीं है कि किसी देश का वैज्ञानिक एक ऐसी भाषा में विज्ञान की वस्तुओं का, विज्ञान के उपकरणों का निर्माण करेगा, उसकी प्रवृत्ति बनाएगा, जो दुनिया भर के सभी देशों में है। और अगर है भी, मान लीजिए कि अंग्रेजी में कोई रिसर्च हुआ है और उसको उदाहरण के लिए एक मराठी भाषी को बताना है या भोजपुरी भाषी को बताना है, तो कैसे संभव है? सिर्फ और सिर्फ अनुवाद के माध्यम से। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक प्रसिद्ध विचारक है पीटर न्यूमार्क। पीटर न्यूमार्क स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, नो ग्लोबल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विदाउट ट्रांसलेशन। वैश्विक संप्रेषण अनुवाद के बिना संभव ही नहीं है। और जब ये कहते हैं
तो उसका स्पष्ट रूप से और एक ही अर्थ होता है कि वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया में अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी देखना होगा कि विश्व शिक्षा के प्रसार में, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार में अनुवाद की कितनी भूमिका। अनुवाद एक इतनी सुगमता से शैक्षिक कार्यक्रमों को, पाठों को दुनिया भर तक पहुंचा देता है, जिसे सोच करके भी कठिनाई महसूस होती है कि कैसे देश की ही नहीं, दुनिया की अनेक भाषाओं में कोई कार्यक्रम पहुंच जाता है, कोई शैक्षिक पाठ्यक्रम पहुंच जाता है। और इसको स्वीकार कर पाने में, इसको क्रियान्वित कर पाने में, इसको एक्चुअलाइज कर पाने में सबसे बड़ी भूमिका सिर्फ और सिर्फ अनुवाद में। तो अनुवाद को इस रूप में समझने की जरूरत है कि अनुवाद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। और मैं फिर से बताऊं कि पूरा आर्थिक उदारीकरण, विश्वग्राम की संकल्पना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शिक्षा का प्रसार और संप्रेषण, और इसमें एक और तथ्य में जोड़ना चाहता हूं, मीडिया। मीडिया कम्युनिकेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो अनुवाद का सहारा ले। दुनिया भर में सैकड़ों भाषाओं में अखबारें, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, और कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षण में, कुछ मिनटों में फ्लैश की तरह एक ब्रेकिंग न्यूज एक भाषा से दूसरी बात दुनिया भर में पहुंचानी। उदाहरण के लिए किसी चैनल ने जैसे ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित की, उसके कुछ ही पलों में अनुवाद करके उसका सार संक्षेप प्रसारित किया जाता है, दुनिया की सभी भाषाओं में हो जाता है। ऐसा क्या है? पहले ये संभव इसीलिए नहीं था कि एक तो इतना खुला दौर नहीं था, दूसरा जब दुनिया एक तरह से बंधन मुक्त हुई, निर्बंध हुई, तब संप्रेषण भी सुगम हुआ, और उस सुगमता को सहजता से उपलब्ध कराने वाला एकमात्र तत्व है, वो है अनुवाद। इस दृष्टि से हम देखें तो वैश्वीकरण की पूरी संकल्पना में, वैश्वीकरण के सुदृढ़ निर्माण में और वैश्वीकरण की सार्थक भूमिका निभाने में अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा सशक्त होगा, उपयोगी होगा। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ, और अगली चर्चा में हम अगले विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।